वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास एसएसटी इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनको उनके ये नाम क्यों मिले हैं और उनमें क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है। उसके बाद का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर या छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इस डिस्कशन के साथ कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है, ठीक है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सकल घरेलू उत्पाद। अगर आप ध्यान से ये नाम पढ़ेंगे तो आपको मतलब वैसे ही समझ में आ जाएगा। सकल का क्या मतलब होता है? सकल का मतलब होता है ऑल, सब कुछ, सारा, ठीक है ना, टोटल। घरेलू का मतलब क्या होता है? घरेलू का मतलब होता है एक निश्चित टेरिटरी में, एक निश्चित सीमा में। जैसे भारत देश है तो भारत देश की जो सीमा है, उस सीमा रेखा के अंदर जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ, वो जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी उत्पादन हुआ, जो भी प्रोडक्ट किया गया, जो भी बनाया गया। अब ये हम किस में नापेंगे भाई? कपड़े तो मीटर में बने हैं, दूध पानी किलो लीटर में आए हैं, बाकी चीजों किलो में टन में हुई है, तो हम कैसे नापेंगे भाई कितना उत्पाद हुआ? इसको हम नापेंगे इसकी प्राइस या इसके मूल्य के आधार पर, सबसे पहली बात, ठीक है। इसको किसके आधार पर नापेंगे? इसको नापेंगे इसके मूल्य के आधार पर। अब फिर मूल्य के आधार पर कैसे नापेंगे? तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। वो परिभाषा अगर आप समझ लेते हो तो आपको टोटल ये जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, ये समझ में आ जाएगा। क्या है वो परिभाषा? वो परिभाषा ये है कि एक निश्चित समयावधि में, पहली बात क्या है? निश्चित समयावधि, ठीक है ना, एक निश्चित टाइम पीरियड है, पहली चीज। दूसरी क्या है? एक निश्चित देश में या एक निश्चित क्षेत्र में, यानी कि जैसे भारत है तो भारत एक निश्चित क्षेत्र है, उसकी एक सीमा रेखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद में तीसरी चीज जो आपको याद करने की वो होगी, वो क्या होगी? वो होगी, आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम वस्तु या सेवा का मूल्य। अब ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अंतिम वस्तु या सेवा का मूल्य किसे कहा जाएगा? अंतिम वस्तु किसे कहा जाएगा? अंतिम वस्तु उसे कहा जाएगा, देखो प्रोडक्शन जब होता है तो वो कई बार लेयर्स में होता है, ठीक है ना। लेयर्स में कैसे होता है? आप इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहली चीज जो आई वो क्या थी? वो थी लौह अयस्क। ठीक है, लोहा अयस्क या आयरन ओर जिसको हम कह सकते हैं, वो कहां से निकाला गया? वो खनन करके निकाला गया, वो माइनिंग के द्वारा निकाला गया। उसके बाद क्या हुआ? इस लौह अयस्क को शुद्ध किया गया, इसको प्योरीफाई किया गया, इसका शुद्धिकरण या इसको हम कह सकते हैं इसका प्योरीफाई या इसका प्रोसेशन किया गया। और प्रोसेस करने के बाद, इसको प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिला? हमें मिला लौह इस्पात। ठीक है, अब लौह इस्पात है, लौह इस्पात को हमने क्या किया? हमने बनाया उसको, समझ लीजिए उससे कोई भी चीज बनाई, उससे छोटी मशीन बनाई, या मशीन बनाने से भी पहले क्या किया गया? उस लौह इस्पात को जो है वो छड़ों में और अन्य आकृतियों में बदला गया। ठीक है, और फिर इनसे बनी वो मशीन। तो
अब आप कहां कहां इसकी कीमत जोड़ेंगे? आप पहले लौह इस्पात की कीमत जोड़ेंगे, फिर आप उसको प्रोसेस किए गए जो आप पहले जो लौह अयस्क है उसकी कीमत जोड़ेंगे, फिर इस्पात की कीमत जोड़ेंगे, फिर इन छड़ों और अन्य आकृतियों की कीमत जोड़ेंगे और फिर मशीन की कीमत जोड़ेंगे। तो क्या ये 4 गुनी कीमत नहीं हो जाएगी जितनी हमें देनी है उससे, जितना हमें मूल्य काउंट करना है उससे? तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे जो भी ये स्टेप्स आ रहे हैं उनको छोड़ते हुए इस मशीन की कीमत को ऐड करेंगे। यानी कि शुरू में ये क्या थी चीज, उससे क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, उसकी नहीं जोड़ के जो लास्ट चीज होती है उसकी कीमत जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने उगाया, क्या उगाया, कपास, ठीक है। उस कपास को फिर यार्न से बनाया गया धागा, उस धागे से क्या बना, कपड़ा, और उस कपड़े से क्या बना, कोई भी ड्रेस। तो कीमत, अंतिम उत्पाद कौन सा हुआ, कपास, धागा, कपड़ा या ड्रेस? अंतिम उत्पाद कौन सा है, ये ड्रेस। ये ड्रेस इसका अंतिम उत्पाद है, तो कीमत किसकी जोड़ी जाएगी, इस ड्रेस की कीमत जोड़ी जाएगी, ठीक है ना। तो किसी भी निश्चित समय अवधि में, किसी निश्चित क्षेत्र में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो जो टोटल जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। समझ गए? बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी निश्चित समय अवधि में, इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, किसी निश्चित क्षेत्र में, इन अ सर्टेन रीजन, और अंतिम वस्तु या सेवा का मूल्य, एंड प्रोडक्ट जो होता है या एंड सर्विस जो होती है, उसका जो प्राइस है टोटल उस पूरे देश का, उस पूरे क्षेत्र का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखो, जब तीनों क्षेत्रों की हमें तुलना करनी होती है, अब हम जीडीपी पढ़ ही क्यों रहे भाई, बात तो हम सेक्टर्स की कर रहे थे, तो हमने बीच में जीडीपी को कहाँ घुसा दिया, ये सोचेंगे आप बच्चे। तो जब हम तीनों क्षेत्रों की, तीनों सेक्टर्स की तुलना पे आए हैं ना, तो हमें जीडीपी को काउंट करना ही होगा। क्यों करना होगा, किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है, ठीक है। जो भी टोटल उत्पादन हुआ उसको क्या कहा जाएगा, उसको सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहेंगे। जीडीपी है क्या, ये परिभाषा आपको याद में रखनी है। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि अंतिम वस्तु या सेवा किसे कह रहे हैं हम। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है किसी देश की। भारत में सकल घरेलू उत्पाद को मापने का काम किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का मापने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी आर्थिक मंत्रालय है, उसके द्वारा किया जाता है। The value of final goods and service produced in each sector during the particular year provided the total production of the sector for the year. The sum of production in the three sectors give gross domestic product or GDP of a country. अब ये GDP की definition है, you have to learn it. GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. ठीक है। और जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी वो देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही बड़ी होगी। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ज्यादा कुछ आपको, देखो ये मैं आपको कह ही रही हूं कि ये चैप्टर बहुत इजी है येट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं इसमें। तो ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ में देखो बताया गया है, क्या बताया गया है, 1973-74 के टाइम में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें हर सेक्टर का कितना योगदान, पार्टिसिपेशन था। और 2013-14 यानी कि ये लगभग कितने सालों का गैप हो गया, ये लगभग 40 सालों का गैप हो गया,
ठीक है ना। ये लगभग 40 सालों का गैप हो गया कि 40 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी है और किस सेक्टर का कितना योगदान बढ़ा है। नीचे दिया गया ग्राफ 3 क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को दर्शाता है, तीनों क्षेत्रों में। और वर्ष 2013-14 में क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया। ये आप इससे समझो कि 1973-74 में ये जो ब्लू है ये प्राइमरी सेक्टर को रिलेट करता है, रेड जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए है और ग्रीन जो है वो टर्शरी सेक्टर के लिए है। तो 1973-74 में जहां हमारी टोटल जो इकोनॉमी है वो 5 लाख करोड़ की थी, मतलब 5 लाख करोड़ की हमारी टोटल इकोनॉमी थी, और उसमें भी 1 लाख करोड़ से भी बहुत कम हिस्सा जो था वो टर्शरी सेक्टर का था, और सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था, वो था प्राइमरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का तो बहुत ही कम हिस्सा था, ठीक है ना। तो टर्शरी सेक्टर का हिस्सा था लेकिन प्राइमरी सेक्टर जितना नहीं था, प्राथमिक क्षेत्र जितना नहीं था। लेकिन 2013-14 तक आते आते ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। सबसे पहली बात तो ये हुई कि हमारी अर्थव्यवस्था जो 5 लाख करोड़ से थी वो 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बन गई, ठीक है ना। वो 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा की अर्थव्यवस्था वो बन गई है। और साथ ही इसमें ये जो तृतीय क्षेत्र है, ये टर्शरी सेक्टर है, इसका हिस्सा सबसे ज्यादा हो गया है और प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम हो गया है। जो 40 साल पहले सबसे ज्यादा था वो सबसे कम हो गया है, और जो सबसे कम था वो सबसे ज्यादा, जो सेकंड नंबर था वो सबसे ज्यादा हो गया है। येट मिडिल सेक्टर इज नाउ स्टिल इन द मिडिल सेक्टर, लेकिन उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। हालांकि बढ़ोतरी इन 40 सालों में बहुत रिकॉग्निशन वाली बढ़ोतरी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन देखा क्या जा रहा है कि जो तृतीय क्षेत्र है, जो टर्शरी सेक्टर है, वो प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब येट हम अभी भी ये बात सोच सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में तो कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, सारी प्रोडक्टिविटी तो या तो प्राइमरी में है या फिर सेकेंडरी सेक्टर में है, तो टर्शरी सेक्टर इतना क्यों बढ़ रहा है। देखो अपने आसपास नजर घुमाओ आप, आपको ज्यादा क्या दिखेगा, आपको ज्यादा दिखेंगे टीचर्स दिखेंगे, आपको डॉक्टर्स दिखेंगे, आपको पोस्टमैन दिखेंगे, आपको बैंकिंग जो कर रहे होते हैं वो दिखेंगे, आपको ट्रांसपोर्टर्स दिखेंगे, आपको अखबार लाने वाले दिखेंगे, आपको जो है दूध बेचने वाले दिखेंगे। यानी कि हमारे आसपास का अगर हम सिनेरियो देखें तो टर्शरी सेक्टर से रिलेट करने वाले जो लोग हैं वही हमें ज्यादा दिखेंगे। तो यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा हिस्सा इस समय हमारी इकोनॉमी में अगर किसी सेक्टर का है तो दैट इज ऑफ द टर्शरी सेक्टर। जस्ट बिकॉज टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल, बट all the productivity is spread by this sector only। ये जो सारी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसको एंड जो कंज्यूमर है, अंतिम जो ग्राहक है, उस तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, उस तक पहुंचाने का काम तृतीय क्षेत्र द्वारा हो रहा है। और यही वजह है कि प्राथमिक क्षेत्र की बजाय तृतीय क्षेत्र हमारे देश में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब फटाफट से ये पढ़ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो टर्शरी सेक्टर हम पढ़ रहे हैं, इतनी देर से गुणगान गाए जा रहे हैं इसके, तो ऐसी क्या वजह है कि उसमें इतनी वृद्धि हुई है। भारत में तृतीय क्षेत्र निम्न कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, डाक तार सेवा, पुलिस स्टेशन, अदालतों, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा, ये सब सेवाएं जो है बुनियादी सेवाओं के रूप में होती हैं। ये बेसिक या जिनको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा मूल संरचना होती है, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे किसी देश में अगर ज्योग्राफिकली पूछा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो पुल बने हुए हैं, ये सब क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम सर्विसेज के रूप में माने जाए तो ये सब क्या है, ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है और ये हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है। क्या आप ऐसी किसी जीवन की कल्पना कर सकते हो कि आप बीमार हुए और डॉक्टर ही नहीं हो, आपको पढ़ना है और टीचर्स ही नहीं है, स्कूल्स ही नहीं है, आपको किसी को लेटर भेजना है और डाकघर ही नहीं है, चलो आपको फोन करना है और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ही नहीं है। हमने तो शायद वो दिन देखे हैं, लेकिन क्या आजकल के बच्चे बिना मोबाइल रहने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते बच्चे कि आप मोबाइल के बिना रह रहे हो। अभी जो सिचुएशन है, आप पढ़ भी हमारे थ्रू मोबाइल से ही रहे हो, ठीक है ना।
तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण, इन सेवाओं का भी विकास हुआ। अब जितना कृषि का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, उतना उस माल को इधर से उधर ले जाना भी तो होता है, उस माल का व्यापार भी तो करना होता है, उस माल को स्टॉक करके भी तो रखना होता है। यानी ये सब चीजें क्या करती है, ये टर्शियरी सेक्टर को बढ़ावा देती है। लोगों की आय में वृद्धि, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना कि जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है, अब अच्छी इनकम है, चलो एक लिमिटेड इनकम आ रही है तो जो घर में बना है वो खा लिया, लेकिन थोड़ी ज्यादा आई कि चलो बाहर खाने का नहीं चलते हैं तो वो बाहर खाने जाते हैं, पर्यटन के लिए घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग खरीदारी करने चले जाते हैं, हॉस्पिटल अगर अच्छे पैसे हैं तो इलाज सरकारी में कराने के बजाय निजी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं, निजी स्कूल होते हैं, पेशेवर प्रशिक्षण होते हैं, यानी कि कोई और चीज की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, ये सब सेवाओं की मांग करने लगते हैं। अब जब ग्रो कर रहे हैं तीनों ही सेक्टर तो लोगों के पास इनकम है, जब इनकम है तो फिर वो उसके लिए एक्सेस जो है रास्ते भी बन गए हैं कि ये एक्सेस इनकम को खपाने के एक्सेस रास्ते हैं। पिछले एक दशक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। ये ऐसा पिछले एक दशक में हुआ है कि मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये टर्शियरी सेक्टर में काउंट किया जाता है। The tertiary sector has become important in India because of the following reasons. Services such as hospitals, education institute, post and telegraph services, police station, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are considered as basic services and necessary for all the people. हम इनके बिना imagination ही नहीं कर सकते that we are living in this earth. The development of agriculture and industry leads to the development of services as transport, trade and storage. ये तब develop होगी जब बाकी के जो दोनों सेक्टर्स हैं वो ग्रो करेंगे तो ये वाले सेक्टर्स भी ग्रो ही करेंगे। With the rise of the income of people, they started demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional trainings, etc. Over the past decade, certain new services based on information and telecommunication technology have become important and essential. और वो एसेंशियलिटी जो है वो टर्शियरी सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। जीडीपी क्या है, व्हाई जीडीपी इज सो इम्पोर्टेंट टू बी मेजर्ड इन आवर कंट्री, और साथ ही साथ टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और समझ में आने लायक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले कुछ टॉपिक्स के साथ। आप पढ़ते रहिए साथ में, नहीं कुछ समझ में आए तो जस्ट इन्फॉर्म अस, जस्ट से फ्यू वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स एंड विल ट्राई अ बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।